कल लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी खुश है तो अखिलेश के खेमे में हलचल है। राजभर के साथ मिलकर बीजेपी ने समीकरण फिट कर दिया है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी के साथ राजभर और चौहान आए, तो अब एनडीए की बैठक के बाद सोनकर और सैनी आने वाले हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी जातियों का ऐसा गठजोड़ कर रही है जो 24 में बेजोड़ होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 80 में 80 सीट है, जिसके लिए बीजेपी ने पूर्वांचल का समीकरण सेट कर दिया है। पूर्वांचल जहां 41% के करीब पिछड़ी जातियों के वोटर्स हैं, वहां बीजेपी गठबंधन के समीकरण में आगे है। बीजेपी ने आज लखनऊ में अखिलेश के एमवाय समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश की। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक एक जानकारी इस रिपोर्ट में। क्या 24 से पहले अखिलेश का पीडीए खत्म हो गया? अखिलेश के पास पीडीए का कौन सा हिस्सा बचा है? यूपी में एनडीए के सामने पीडीए में कितना दम? ये वो सवाल हैं जिस पर बीजेपी तो तंज कसती ही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए राजभर लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए में बचा कौन है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए की बैठक में शामिल हुए, फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। अब राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में अक्टूबर के महीने में रैली करके एनडीए के साथ साथ अखिलेश यादव को भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। राजभर अपनी रैली लालगंज लोकसभा के मार्टिनगंज में करना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी रणनीति भी है, अखिलेश की सियासी घेराबंदी भी है। ओम प्रकाश राजभर की घेराबंदी करने में अखिलेश भी जुटे हुए हैं। काट के तौर पर अखिलेश यादव अंबेडकर नगर से राम अचल राजभर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आजमगढ़ से सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सुखदेव राजभर और राम अचल राजभर दोनों बीएसपी में लंबे वक्त तक रहे, बीएसपी से ही समाजवादी पार्टी में आए। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर सुखदेव राजभर के इलाके में ही रैली करके अखिलेश को ये बताना चाहते हैं कि राजभर वोट उनके साथ ही है। साथ ही बीजेपी को बताना चाहते हैं कि 24 में वो पूर्वांचल में राजभर वोट एनडीए की झोली में भरकर दिलवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की रैली अभी अक्टूबर में होनी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की हरी झंडी का इंतजार है। 24 में अखिलेश के सामने चुनौती पूर्वांचल की है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के साथ 3 बड़े पिछड़े नेता हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कुर्मी समाज से आती हैं। यूपी में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट कुर्मी के हैं, जो करीब 5 से 6% के करीब हैं। यूपी के करीब 16 जिलों में कुर्मी आबादी 12% के आसपास है, जो अनुप्रिया पटेल के साथ साथ बीजेपी को भी मजबूती देता है। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 4% है, लेकिन पूर्वी यूपी के करीब 16 जिलों में यह आबादी करीब 18% के आसपास हो जाती है। राजभर भी बीजेपी के साथ है। यूपी में निषाद वोटर्स भी करीब 4% के आसपास हैं, लेकिन पूर्वी यूपी और प्रयागराज के आसपास के इलाकों की बात करें तो यूपी के करीब 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का बढ़ता कुनबा अखिलेश के लिए चुनौती है। अखिलेश यादव को अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की काट तलाशनी है। कुर्मी और राजभर बिरादरी का बड़ा नेता तैयार करना है, उस पर अखिलेश जुटे भी हैं। अखिलेश यादव की यह बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक की तस्वीर है। इस बैठक में अखिलेश यादव जिन 3 नेताओं को अपने साथ ले गए थे, उनके बारे में जान लीजिए। लालजी वर्मा, ये लंबे वक्त तक बीएसपी में रहे, मायावती की सरकार के मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव से अखिलेश के साथ हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अखिलेश इनको अनुप्रिया पटेल के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव बेंगलुरु राम अचल राजभर को लेकर गए थे। ये लंबे वक्त तक बीएसपी में रहे, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव से अखिलेश के साथ हैं। अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। अखिलेश यादव इन्हें ओम प्रकाश राजभर के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के साथ अपना दल के कृष्णा पटेल भी बेंगलुरु गई थी, जो अखिलेश के साथ गठबंधन में है। अखिलेश यादव को अपने यादव वोटरों पे तो भरोसा है, लेकिन दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट के लिए अखिलेश को नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेता जो अपनी अपनी जाति के वोट समाजवादी पार्टी को दिला पाए। इसीलिए विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए जब अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंचे तो उनके साथ कृष्णा पटेल, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा भी थे।
अब ओम प्रकाश राजभर के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी ने अनिल राजभर को आगे बढ़ाया था, जिससे राजभर वोट बीजेपी को मिल सके। हालांकि इसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के ये पिछड़े नेता क्या समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट दिला पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, बड़ी रैली करना चाहते हैं। 18 जुलाई को संजय निषाद एनडीए की बैठक में शामिल हुए तो 21 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रृंगवेरपुर बुलाना चाहते हैं, जो प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की भव्य प्रतिमा लगाई जा रही है। डॉक्टर निषाद की कोशिश है कि नवंबर में प्रधानमंत्री अनावरण करें और रैली को संबोधित करें। 2024 में पहली बार होगा जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल तीनों बीजेपी के साथ चुनाव में होंगे। तीनों के इस गठजोड़ से बीजेपी को पूर्वांचल में 2014 से भी बड़ी जीत की उम्मीद है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो 2014 में विपक्ष को पूर्वांचल में केवल एक सीट नसीब हुई थी। आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। पूर्वांचल की बाकी सभी सीटों पर कमल खिला था। 2019 में अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती के गठबंधन को 5 सीट मिली थी। बीजेपी लगातार अखिलेश के पीडीए पर अटैक कर रही है और समाजवादी पार्टी के पिछड़े और दलित नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अखिलेश की पार्टी से सुषमा पटेल, साहब सिंह सैनी और जगदीश सोनकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं आरएलडी के राजपाल सैनी भी बीजेपी का पटका उड़ सकते हैं। इस तरह से अखिलेश के पीडीए को लगातार आघात पहुंच रहा है। पहले अखिलेश का पीडीए क्या है उसे समझ लीजिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसे वोट के लिहाज से समझे तो पिछड़ा करीब 40% है, दलित करीब 20% है, मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक करीब 20% है। कुल मिला दिया जाए तो करीब 80% हो रहा है। इसी समीकरण के जरिए अखिलेश यादव 24 में यूपी में बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 80% वोट अखिलेश यादव को मिल सकता है? अगर 80% वोट मिले तो यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वो मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश को मिल जाए तो अखिलेश जो दावा कर रहे हैं क्या ये होगा? 14 और 19 के चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ। अब अखिलेश के पीडीएस समीकरण को समझिए। पी यानी पिछड़ा जो 40% है, उसमें करीब 10% यादव वोट है जो अखिलेश का कोर वोट है, लेकिन बाकी 30% वोट में ज्यादातर वोट इस वक्त बीजेपी के खेमे में है। डी यानी दलित जो करीब 20% है, उसमें 10% वोट जाटव वोट है जो मायावती का कोर वोट है। बाकी 10% वोट में ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बीजेपी के पास है। ए यानी अल्पसंख्यक है, यही वो वोट है जो अखिलेश के खेमे में ज्यादातर है, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था। लेकिन इस पर भी बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। बीजेपी पसमानदा समाज को अपनी तरफ करने में जुटी है, जिससे 24 की लड़ाई में यूपी में मिशन 80 को और धार दी जा सके। बीजेपी लगातार पसमानदा सम्मेलन कर रही है। यूसीसी से लेकर हर मुद्दे पर आम मुस्लिमों से बात हो रही है। इक्वेलिटी जो हम मुस्लिम समाज में औरतों को कभी नहीं मिली है, वो हमको यूसीसी के तहत मिल रही है। इसके हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि पहली बार हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा भी इक्वल सिटीजनशिप है। महिलाओं के हक में होगा। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए सबके लिए। बहुत खुश हैं हम। लेकिन जो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये इस्लाम को भी मान जाएंगे। हम लोग समझाएंगे ना उनको तो मान जाएंगे वो लोग। आप लोग को जैसे आप कह रहे हैं महिलाओं के हक में, आप बिल्कुल महिलाओं के हक में हम लोग बहुत खुश हैं इस कानून से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज ने जो भ्रांतियां और अफवाहें हैं आज उन पर खुलकर चर्चा करी है। हमने यहाँ पर सीधी बात ये करी कि पसमानदा मुसलमान जिनको सीएए में, बाबरी वाले मामले में और शाबानो जैसे मामले में अटकाकर, लटकाकर, भटकाकर 15% अशराफ मुसलमानों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़कों पर उतारकर लाठी डंडे खिलाने का काम करा। उन पसमानदा मुसलमानों का आज हमने यहाँ जमवाड़ा इकट्ठा करा, उनकी बिरादरियों के प्रमुख लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत करी, चर्चा करी। चर्चा करने के बाद जो खुलकर बात आई कि वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, इससे किसी की पूजा पद्धति नहीं बदलेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है। हिंदुओं का कल्चर अलग रहेगा, मुसलमानों का कल्चर अलग रहेगा। ये तो शादी, तलाक, संपत्तियों में अधिकार,
अडॉप्शन, तलाक और हलाला जैसे मामलों को लेकर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित जो संविधान है उसके संविधान के आर्टिकल 44 को नाफिज करने का प्रयास या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को लागू करने का ये प्रयास किया जा रहा है। 24 में मोदी के खिलाफ विपक्ष पूरे देश में एक बैनर के तले लड़ना चाहता है, जिसकी पटना और बेंगलुरु में बैठक भी हुई। विपक्ष की 26 पार्टियां जुटी थी और एनडीए के खिलाफ इंडिया वाला अलायंस बनाने की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें ना ही बीएसपी चीफ मायावती को न्योता दिया गया था, ना ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बुलाया गया था। मायावती तो खुलकर कह चुकी हैं कि ना वो एनडीए के साथ हैं, ना ही वो विपक्ष के साथ। जाहिर है, अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जहां 80 लोकसभा सीट हैं, वहां मायावती अलग चुनाव लड़ी तो फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान विपक्ष को। तो वहीं 2014 और 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी का गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो बीजेपी ने यूपी में टारगेट भी बड़ा कर दिया है, यूपी में मिशन 80। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, इसमें आप लोग का क्या कहना है? मैडम, ये जो जिसके ऊपर इतना हो हल्ला मच रहा है, इसका तो अभी कोई मसला ही नहीं है। और ये तो एक जो अभी कानून आया नहीं है, और जब ये आएगा तब उसके ऊपर बात की जाएगी। फिलहाल रहा मुसलमानों की बात, मुसलमानों के हक हुकूक की बात। तो आज कोई भी मसला आता है, अगर शरीयत का कानून है तो शरीयत का कानून दो भाई अपने घर में हल कर सकते हैं। उसमें हमें न यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत है और ना ही उससे शरीयत से हमारा कोई लेना देना है। अगर हम अपने मसाइल को शरीयत से हल करना चाहते हैं तो ये हमारा आपसी मैटर है। इसके ऊपर न किसी ने कोई रोक लगाई है, ना उस पर पाबंदी है। वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के बड़े ठेकेदार थे जो अपर कास्ट के मुस्लिम हैं, उन लोगों ने, उन मौलानाओं ने और जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने इसमें गलतफहमियां पैदा कर रखी थी। अब वो जो अति पिछड़ा मुस्लिम बैकवर्ड समाज का मुस्लिम है, पसमानदा समाज जिसको बोलते हैं, वो ये आतुर था। वो अब ये जो समस्या है, जैसे आप किसी स्कूल में एक ही ड्रेस में हूँ, भाई साहब ने अभी बात कही कि सभी लोग एक ड्रेस में होंगे, और इसी तरह हिंदुस्तान के जो सब लोग एक ड्रेस में होंगे, एक वातावरण में होगा, एक कानून होगा, तो ये पसमानदा समाज के लिए हित में है। अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। जो धर्म का ठेकेदार बनते थे, जैसे हमें हिस्सेदारी के हमारा वोट का तो वो इस्तेमाल करते थे, ठेकेदार वो मुसलमानों के, जैसे इमाम बुखारी पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बनता था, और टिकट और मंत्री किसको बनवाता था? केवल अपने दामाद को। इसी तरह आजम खान साहब ठेकेदार मुसलमानों के और काम करे पठानों के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।